और हनुमानगढ़ जंक्शन में एक धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर फायरिंग हुई है। बीकानेर संभाग में पुलिस ने सभी जगह नाकेबंदी करवा दी है। एसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। 2 नकाबपोशों सहित 3 युवक फायरिंग कर फरार हुए। फायरिंग की घटना से व्यापारियों में गुस्सा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में पुलिस जुटी है। इंद्र हिसारिया को पहले भी धमकी मिल चुकी है। ये वो तस्वीरें जो पुलिस के हाथ लगी है, सीसीटीवी फुटेज, और ये तस्वीरें इंद्र हिसारिया के दुकान के बाहर की हैं, यानी उन्हीं के दुकान के बाहर लगे हुए कैमरे की ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि ये फायरिंग डराने के लिए की गई थी, क्योंकि इसमें किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई गई बल्कि दुकान के बाहर गोली चलाई गई। उस गोली चलने से शीशे भी फूटे और उसके बाद ताबड़तोड़ 4 से 5 राउंड फायर करने के बाद में ये हमलावर वहां से फरार हो गए। उन्होंने फायर किए और मोटरसाइकिल पे बैठ के तीनों जने फरार हो गए। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। उसमें तीनों आदमियों में एक जो बीच में आदमी है उसने मुंह नहीं ढक रखा है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस साइड से आए हैं वो जिस साइड में गए हैं उस तरफ के सारे फुटेज चेक कर रहे हैं और नाकाबंदी पूरे जिले और पूरे रेंज में करवा दी गई है। और पास के जो स्टेट है उनकी जो नाकाबंदी लग रही है, संबंधित जो एसएचओ है उनको व्यक्तिगत फोन करके और उनका हुलिया बता के और फुटेज भेज के और नाकाबंदी करवाई जा रही है। पूर्व में फिरौती मांगी गई थी, क्या उससे जोड़ के देखा जाएगा? उस संबंध में भी चर्चा है। उस संबंध में भी क्या है, उन बिंदुओं भी तफ्तीश की जाएगी। और पूर्व में तो पूछताछ भी हुई है उन लोगों से, तो उनको तो चेक किया जाएगा, जरूर किया जाएगा कि उनकी लोकेशन यहाँ आ रही है, कहाँ जेल में है, अंदर है, बाहर है, उनके संपर्क है, उन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सारी सफाई कर रहे थे दुकान के, तो इतने में 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो गोलियाँ वगैरह दागी हैं और आदमी बच गया, एक हमारा आदमी बच गया और दुकान खोली थी, शटर खोले ही थे, ये घटनाक्रम बन गया और फिर भाग गए वो। पूर्व में जिस तरह से फिरौती मांगी थी, क्या उससे जोड़ के देखा जा रहा है? देखो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित हमारे पास कोई समाचार या ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं कोई मैसेज था। ये आज अचानक ही ऐसा हुआ है। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हनुमानगढ़ संवाददाता राजू रामगढ़िया जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राजू, यकीनन ये एक बड़ा दहशत या खौफ का माहौल हनुमानगढ़ में कहा जा सकता है। भरे बाजार कुछ हमलावर आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि व्यापारियों के अंदर गुस्सा तो होगा ही होगा, लेकिन आम जन में भी खासा खौफ है। अब ऐसे में पुलिस इस खौफ को कैसे कम करती है, लोगों के अंदर भरोसा कैसे वापस पैदा करती है, ये अपने आप में जो है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि इससे पूर्व भी पिछले 2 महीनों से हनुमानगढ़ जिले की ये स्थिति है कि लगातार चोरियां हो रही हैं, दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं और वकीलों ने भी कई दिन तक वर्क सस्पेंड किया था चोरियों के खिलाफ और उनका भी कोई भी एक क्लू नहीं मिला, कोई मामले का खुलासा नहीं हुआ। आज ये घटना हो गई और चूंकि प्रारंभिक स्तर पर यही लग रहा है कि यह घटना डराने के लिए की गई है, कारण कि जब भी कोई गैंगस्टर इस तरह की घटना करते हैं तो पहले वो पूरी तरह से रैकी करते हैं। और जो इंद्र साहिया व्यापारी है वो इस समय जयपुर है, वो हनुमानगढ़ है ही नहीं। इसका मतलब उनको इस बात का पता था कि व्यापारी जयपुर है, इसके बावजूद उन्होंने इस तरह की कई राउंड फायर किए और फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये घटना तो कारी डराने के लिए की गई है, क्योंकि पूर्व में भी लॉरेंस गैंग के नाम पर इसी इंद्र हिसारिया से फिरौती मांगी गई थी और वो मुलजिम गिरफ्तार भी हुए थे। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वही लोग हों जो कुछ समय बाद फिर सक्रिय हुए हैं और इनका मकसद फिर शायद डराना ही है। और यह भी हो सकता है कि शायद फिरौती के लिए इन्होंने इंद्र हिसारिया को फोन किया हो या करेंगे, क्योंकि व्यापारी का तो ये कहना है कोई फोन नहीं आया, मगर हो सकता है। जो पुलिस की बात है, तो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, नागरिकों में पहले रोष था, अधिवक्ताओं में पहले रोष था, अब व्यापारियों में भी रोष फैल गया। व्यापारियों को ये कहना है कि आज हम बैठक करेंगे, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे कि बाजार बंद करना है, आंदोलन करना है। और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इनकी जो पूरी जांच है वो सीसीटीवी पर ही टिकी हुई है, उसमें क्या चेहरा नजर आता है,
जो बाइक का नंबर है वो नजर आता है, नंबर सही है या गलत है। मगर फिलहाल जो है पूरे संभाग में नाकाबंदी कर दी गई है, पंजाब हरियाणा सीमा जो कि पास में ही है, और उम्मीद भी है कि ये पंजाब हरियाणा के अपराधी हो सकते हैं, वहां भाग गए हो। तो ऐसे में पंजाब हरियाणा पुलिस को भी जिला पुलिस द्वारा अलर्ट किया गया है, वहां भी नाकाबंदी की गई है। जी राजू, ये पहला मौका नहीं है जब बाहर के राज्य से कोई हमलावर आते हैं, यहां पर धमकी देते हैं। अगर आप पीछे का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा से लगातार ऐसी वारदातें होती रही है और फिर हमलावर जो है वो आसानी से स्टेट क्रॉस करके फरार हो जाते हैं। जब ये दोनों ही इतने संवेदनशील पॉइंट है राजस्थान में, चाहे गंगानगर हो या हनुमानगढ़ हो, ये दोनों ही जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लगते हैं। तो ऐसे में जब इन्होंने यहां पर फायरिंग की, पुलिस को फौरन नाकेबंदी वहां पर करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक रही कि ये फरार हो गए। जी बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई घटना कारित करता है और फिर वो फरार भी हो जाता है तो बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो है। और रही बात पंजाब हरियाणा की, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों की ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चाहे नशा की तस्करी हो, चाहे इस तरह की घटनाएं हो, इसमें अधिकतर पंजाब और हरियाणा के जो गैंगस्टर है या वहां के जो नशा तस्कर है वो ही लिप्त पाए गए हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, यहाँ पर कोई बड़े गैंगस्टर का ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर ये सब बिल्कुल बाहर के हैं और यहाँ आके दहशत फैलाते हैं और फिर भाग जाते हैं। और बिल्कुल हर बार यही होता है कि पुलिस नाकाबंदी करती रह जाती है, अपराधी वापस पंजाब हरियाणा में घुस जाते हैं और वापस उनका कुछ पता नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आज भी पुलिस का फेल्योर तो कहीं ना कहीं नजर आ ही रहा है। जैसे लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा है और अब इस तरह से क्राइम भी बढ़ने लग गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात जो नागरिक, व्यापारी, अधिवक्ता कहते आ रहे हैं कि पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही जिले में, तो वो बात बिल्कुल इस घटना से नजर आ रही है। जी आगे की क्या रणनीति राजू? चूंकि हनुमानगढ़ बहुत बड़ा जिला जिसे नहीं कहा जा सकता, एक छोटा जिला है, चुनिंदा जो व्यापारी है, चुनिंदा नाम है, वहां पर बहुत बड़ा बाजार भी नहीं होगा। अब ऐसे में इतनी बड़ी घटना वहां पर होती है तो जाहिर सी बात है कि ना केवल व्यापारियों में बल्कि पूरे जिले के अंदर इसकी गूंज सुनी जा सकती है। आगे की क्या रणनीति व्यापारियों की रहने वाली है और क्या अब इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद इस व्यापारी को या दूसरे व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी? जी बिल्कुल, अभी आगे चूंकि हनुमानगढ़ जिला है, ये कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ व्यापारी बहुत भारी संख्या में है और जिले भर में व्यापारिक संगठन, बहुत सारे संगठन है। तो जो हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि घंटे 2 घंटे में क्या पुलिस करती है, कुछ पकड़ में आते हैं वो अपराधी या नहीं आते, उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। और निश्चित रूप से यह बात तय है कि अगर जंक्शन के व्यापारियों ने आंदोलन शुरू किया तो फिर हनुमानगढ़ टाउन के व्यापारियों से लेकर पूरे जिले के व्यापारिक संगठन आंदोलन में उतरेंगे और कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ा होगा ये मामला। मगर फिलहाल अभी रणनीति शाम तक तय हो पाएगी पूरी तरह से कि व्यापारी क्या कदम उठाते हैं, उसके बाद आंदोलन की क्या रूपरेखा बनती है। जी राजू, अगर इसी वारदात को आपने बताया कि पहले भी इसी इंद्र हिसारिया को धमकी दी गई थी और जिन लोगों ने धमकी दी थी उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, क्या ये वही लोग हैं, जमानत पर छूट गए थे या वो लोग अभी अंदर हैं? इन दोनों घटनाक्रम को जोड़कर पुलिस देख रही है कुछ? जी बिल्कुल, पुलिस तो इन दोनों घटनाक्रम को जोड़कर ही देख रही है। मगर जो व्यापारी इंद्र हिसारिया है उनका ये कहना है कि पिछली बार भी लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी दी गई थी। वो लॉरेंस गैंग के जो भी संबंधित लोग थे वो लॉरेंस गैंग के नहीं थे और उनका आज भी ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें लॉरेंस गैंग कहीं इन्वॉल्व है, उनके नाम पर ये धमकी देने वाले लोग हैं। और चूंकि पहले भी ये घटना हुई थी, अब दोबारा ये घटना हुई है। और एक बड़ी बात है कि कई बार होता क्या है कि इस तरह की जो फायरिंग तब की जाती है कि उससे पहले गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन करते हैं, फिरौती नहीं दी जाती तब इस तरह की फायरिंग डराने के लिए की जाती है। मगर इस बार फिरौती के लिए कोई फोन किया नहीं गया, सीधी फायरिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लग जरूर है कि पिछला जो मामला है उससे कहीं ना कहीं ये मामला जुड़ा हुआ है। पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि हम मोबाइल डाटा भी निकाल रहे हैं, मौके का सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। और ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग, अभी पुलिस भी ये मान के चल रही है कि हम नहीं मानते कि लॉरेंस गैंग का हाथ है। उनके नाम पर, चूंकि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं कि लॉरेंस गैंग के नाम पर कुछ और लोग धमकी देते हैं, शायद ये वैसी घटना हो सकती है। मगर फिलहाल यह सब जांच का विषय है। जी राजू, इस वारदात को कितना समय बीत चुका है और अगर ताजा अपडेट की बात करें तो क्या पुलिस के हाथ कोई
सुराग लग पाया है या अभी भी हवा में तीर चलाई जा रहे हैं? जी, इस घटना को करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये सुबह 8:30 पौने 9 बजे के बीच की घटना है, यानी कि ये दिन दहाड़े की घटना है, कोई रात की घटना नहीं है। और 2.5 घंटे बाद भी चूंकि पुलिस का ये कहना है कि हमने सूचना मिलते त्वरित नाकाबंदी पूरे संभाग में करवाई है, पंजाब हरियाणा सीमा पर करवाई है, पंजाब हरियाणा पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, मगर 2.5 घंटे बाद भी अभी तो पुलिस की हाथ खाली है। 2.5 घंटे बाद भी पुलिस ना बाइक भी कहीं लवारिश मिली हो ऐसा भी नहीं है, बाइक का भी सुराग नहीं लगा सकी, जो अपराधी है उनका भी सुराग नहीं लगा सकी। और निश्चित रूप से इसको लेकर जैसे कि व्यापारी जो आगे कदम उठाने जा रहे हैं आंदोलन को लेकर, और इससे पहले अधिवक्ताओं ने कई दिन आंदोलन किया था, पहले आम नागरिकों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटनाएं बन रही हैं, तो हो सकता है कि व्यापारी जो आंदोलन करें उसके साथ आम जनता, कोई राजनीतिक पार्टियां, बार संघ, ये सब वापिस आ सकते हैं और जिले में हो सकता है कि इस बढ़ते क्राइम को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। अब ये पुलिस पर है कि वो कितनी जल्दी इस घटना का खुलासा करती है, इनको गिरफ्तार करती है, ताकि ऐसा कोई आंदोलन ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। जी राजू, इंद्र हिसारिया आपने बताया कि जयपुर में, क्या वो लौट रहे हैं हनुमानगढ़? और जिस समय ये फायरिंग की गई थी उनकी दुकान के अंदर कौन लोग मौजूद थे उस समय? जी, ये जो दुकान है इंद्र हिसारिया की, इसके ऊपर इंद्र हिसारिया का निवास भी है और एक वहां पे कुछ जो है इनके कर्मचारी रहते हैं। घटना के समय उनका जो इंद्र हिसारिया का भाई है विनोद हिसारिया, उनका ये कहना है कि घटना के समय कुछ कर्मचारी थे, क्योंकि वो एक बड़ा ऑफिस है, कुछ कर्मचारी थे और उनका ये कहना है कि जब फायरिंग हुई तो हमारा एक कर्मचारी बाल बचा, उसको गोली लग जाती मगर वो समय रहते बचत हो गई। तो ये जो एक बड़ा ऑफिस है इसमें काफी सारे कर्मचारी हैं, ऊपर एक निवास भी बना हुआ है जहां इनके कुछ कर्मचारी रहते हैं। घटना के समय काफी कर्मचारी थे वहां पर। इंद्र हिसारिया के भाई का कहना है कि इतने कर्मचारियों के बावजूद और 2-3 राउंड या 5 राउंड जो भी फायरिंग हुई है उसके बावजूद किसी को चोट नहीं लगी या गनीमत रही। और इसके बाद में अब उनका भी ये कहना है कि जो बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, पहले भी हमें धमकी दी गई, अब दोबारा इस तरह की फायरिंग की गई, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस इस बात का खुलासा करे कि इसके पीछे वास्तव में कौन लोग हैं और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि इंद्र हिसारिया जो है एक गौ सेवक भी हैं और वो गौशाला का भी संचालन करते हैं, वो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं। तो आम व्यापारियों को ये कहना है कि जब इतना बड़ा व्यापारी है उस पर भी अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो फिर छोटे मोटे व्यापारी को तो अपराधी को समझेंगे ही नहीं। इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर भी आज व्यापारी बैठक कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति तय होती है उसी पर आगे आंदोलन या जो भी रूपरेखा तय होगी उसका पता लगेगा। जी राजू, इंद्र हिसारिया से बातचीत हुई, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले को लेकर? आपने बताया जयपुर से हनुमानगढ़ लौट रहे हैं वो। बिल्कुल, इंद्र हिसारिया से बात हुई थी, वो जयपुर से हनुमानगढ़ लौट रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले भी उनका फिर यही कहना था कि पहले भी लॉरेंस गैंग नहीं था, अब भी लॉरेंस गैंग नहीं है, मगर ये जो भी लोग हैं इनका पता पुलिस लगाए। वो उनका कहना है कि मैं हनुमानगढ़ आ रहा हूं, उसके बाद आके मैं पुलिस के अधिकारियों से मिलूंगा और कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की मुझे जरूरत, उनका ये कहना है कि सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई तो बिल्कुल मैं सुरक्षा की मांग करूंगा। मगर फिर भी एक बड़ा सवाल है कि सुरक्षा मिलना बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है कि इस तरह के अपराध काट ना करें। नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर राजू आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जोधपुर से, सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में बड़ा अपडेट। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। आज हादसे में घायल 4 लोगों की मौत हो गई। सेतरावा के भुंगड़ा में शादी समारोह में यह हादसा हुआ था। तो अब मरने वालों की तादाद 4 से बढ़कर 11 पहुंच चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सिलेंडर फटा था तो किस स्थिति में ये लोग जली हुई हालत में हॉस्पिटल पहुंचे थे। लगातार इनके इलाज की भरसक कोशिश की गई, लेकिन अब जो है वो मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 से शुरू हुई मौत अब 11 तक पहुंच गई। एक शादी समारोह था भुंगरा गांव में, जोधपुर में, और उसमें एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे, टेंट में आग लगी और उसी आग के दौरान लगभग 40 लोग झुलस गए। सभी को आनन फानन में हॉस्पिटल लाया गया, जोधपुर लाया गया, लेकिन अब उनकी मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ।
ये तस्वीरें जोधपुर से, एक तस्वीर उस टेंट की जहां पर यह सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था और बताया जा रहा कई सिलेंडर एक साथ फटे थे, और दूसरी तस्वीर उस अस्पताल की जिसमें सभी मरीजों को लाया गया। एक शादी समारोह में अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ। लगभग 30 से 40 लोग घायल हुए, गंभीर घायल हुए। उन्हें फौरन एम्बुलेंस निजी वाहनों के जरिए एक के बाद एक अस्पताल पहुंचाया गया। और अब दुखद खबर यह कि कुछ लोगों को लगातार इलाज और भरसक कोशिश के बावजूद 11 मौतें अब तक इस हादसे में हो चुकी हैं। आज सिर्फ एक दिन में 4 मौत हुई हैं। और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 11। और जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला। जोधपुर पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। हादसे में झुलसे लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे सांसद राजेंद्र गहलोत, विनीता सेठ प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के तरन तारण से इस वक्त की बड़ी खबर। तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला कर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की गई। रात करीब 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ। पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। पंजाब के तरन तारण में यह हमला किया गया। ये तरन तारण के उस पुलिस स्टेशन की तस्वीरें जहां पर रॉकेट लॉन्चर दागा गया। और फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। 5 बार का चैंपियन ब्राजील बाहर। क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हरा दिया। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल में क्रोएशिया की टक्कर अर्जेंटीना से होगी। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मारने वाले प्लेयर बने मेसी। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने हॉलैंड को पटखनी दी। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से यह जीत दर्ज की। कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में शेखावटी की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। यहां के फेमस फेस्टिवल कार्यक्रम में शेखावटी के कामगारों ने चंग ढप की प्रस्तुतियां दी, जिसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कतर में रहकर काम करने वाले शेखावटी के कामगारों ने यह टीम बनाई है। कतर में रहने वाले लक्ष्मणगढ़ के कैलाश ताखर ने बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान फैंस फेस्टिवल में हमारी टीम ने प्रस्तुति दी और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। Oh
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर की बिंजौर चौकी में शुक्रवार बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स के बीच हुई फायरिंग के बाद बीएसएफ के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। शुक्रवार पाक घुसपैठियों को कवर देने के मकसद से पाक रेंजर्स के द्वारा की गई कवर फायरिंग को लेकर बीएसएफ आज पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर सकता है और उन्हें प्रोटेस्ट नोट जारी किया जा सकता है। दरअसल कल तारबंदी के नजदीक खेती के काम की आड़ में 2 घुसपैठियों के द्वारा भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उन्हें तब तक ललकारा तो पाक रेंजर्स ने उन्हें कवर फायर दिए, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने जवाबी फायर कर दिए। इस बीच घुसपैठ की कोशिश कर रहे दोनों घुसपैठिए पाकिस्तानी सीमा में भाग गए। तो सीमावर्ती जिले गंगानगर में एक बार फिर से पाकिस्तान के घुसपैठियों ने भारत में आने की नाकाम कोशिश की और पाकिस्तानी आर्मी की चालाकी ये कि जब घुसपैठिए भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे तो बीएसएफ को उलझाए रखने के लिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ताकि बीएसएफ उस फायरिंग का जवाब दे। हालांकि इस चालाकी को बहुत अच्छी तरीके से बीएसएफ ने समझा। उन्होंने न केवल पाकिस्तानी रेंजर्स को जवाब दिया फायरिंग का, बल्कि घुसपैठियों को भी नहीं घुसने दिया और इसी आपाधापी में घुसपैठिए फिर से पाकिस्तान की तरफ भाग गए। जोधपुर के पाली रोड कांकानी के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना में फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान जलकर खाक हो गया। अचानक लगी आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री के हॉल में लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने की घटना से क्षेत्र में सनसनी है। सूचना के बाद विभिन्न दमकल स्टेशन से 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4 डेमो में आग लगी हुई है। पास से 4 गाड़ी रवाना हो गई है। 60 मेगा से 3 और दौसा के बांदीकुई से खबर है। बांदीकुई के मोराड़ी में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बाइक सवार घायल हुए। एक घायल को जयपुर रेफर किया गया, दूसरे का दौसा में इलाज जारी। तो 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत और एक शख्स को जयपुर रेफर कर दिया गया है, दूसरे का इलाज दौसा में किया जा रहा है। और एक खबर जयपुर से। जयपुर में जेडीए की कार्रवाई। गोकुलपुरा में चल रही है जेडीए की कार्रवाई। अवैध रूप से बनाए गए विला को जेडीए ने ध्वस्त किया। तिरुपति नगर योजना में यह अवैध विला बनाया जा रहा था। अवैध विला बनाने पर जेडीए ने पहले नोटिस जारी किए। कोर्ट से निर्माणकर्ता को राहत नहीं मिली। आज जेडीए की टीम ने अवैध विला को ध्वस्त किया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देश में यह कार्रवाई की गई। एक साथ 4 विला को ध्वस्त किया गया है। जेडीए ट्रिब्यूनल में यह मामला था, लेकिन निर्माणकर्ता को राहत नहीं मिली। इसके बाद जेडीए ने यह कार्रवाई की। बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन। बीजेपी का जन आक्रोश रैली का महाआगाज। विधानसभा क्षेत्रों में आज से 2 दिन रहेंगे। बीजेपी के नेता लगभग 110 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन के लिए रथ तैयार किए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख 45 भाजपा नेता जनता के बीच जाएंगे। सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आंदोलन में शामिल होंगे। गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बड़े नेता इसकी अगुवाई करेंगे।
तो ये जोधपुर की तस्वीरें त्रिपोलिया मंडल की जन आक्रोश यात्रा में शामिल। तस्वीरों में कालीचरण सराफ पूर्व मंत्री नजर आ रहे हैं और यहां पर कई बड़े दिग्गज इस जन आक्रोश यात्रा में इसकी अगुवाई करेंगे। बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। इसमें खुद अरुण सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। जोधपुर में आज जन आक्रोश यात्रा। में एक साथ चल रही है। आखिर जन आक्रोश यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? यह इसलिए निकालने पड़ी क्योंकि राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। राजस्थान में किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है और महिलाओं के मन में भी इस सरकार के प्रति घोर निराशा है। 12 से अधिक पुजारी जो है इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में या तो उन्होंने आत्मदाह किया या उनको जिंदा जला दिया गया। जिस राज्य में पुजारी ही सुरक्षित न हो वह कैसी कानून व्यवस्था होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। यह यात्रा इसलिए भी निकालनी पड़ी कि 4 साल पहले झूठे वादे के साथ धोखे में आए हुई कांग्रेस सरकार, जिसने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बोला था, वह किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कर्जा कब माफ होगा। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों की जमीन भी नीलाम हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो मंच से बोल के गए थे 4 साल पहले कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, क्यों नहीं माफ किए। यह इसलिए भी जन आक्रोश यात्रा निकालनी पड़ी क्योंकि युवाओं के मन में रोष है। या सरकार जब आई थी तो या कहके आई थी कि 3,500 रुपए महीने हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो दिया ही नहीं, और जो भी परीक्षा का पेपर हुआ, जो भी एग्जाम हुआ, उनके पेपर को लीक करके उन पेपर पे डाका डालने का काम कोई किया है तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों, विधायक और दलालों ने किया है। घोर निराशा युवाओं के मन में, इसलिए युवा भारी संख्या में कोने कोने में राजस्थान के इस यात्रा में भागीदारी हो रहे हैं। यह यात्रा इसलिए भी निकालनी पड़ी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।